मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को क्या मिलता बात है। नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये मैं प्रेमचंद के लिए और प्रेमचंद के साहित्य के लिए मैं समर्पित करती हूँ। और हिंदी साहित्य बिल्कुल। मंच गुजरात आज की इस तीसरी कड़ी में, व्याख्यान माला के तीसरे महत्वपूर्ण व्याख्यान में, मैं डॉक्टर कल्पना गवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार से जमीन से जुड़ना, हम कहते हैं कि जमीन जमीन से जितना जुड़ा होता है, पेड़ उतना ही मजबूत होता है। प्रेमचंद हिंदी के वो बरगद हैं। प्रेमचंद हिंदी के वो बरगद हैं। सालों तक उनकी छांव में साहित्य की विविध रचनाओं को पोषण मिला, आधार मिला, और आज एक ऐसी गति मिली है जो लगातार आगे ही आगे बढ़ रही है। और आज की इस कड़ी में हम प्रेमचंद की ही एक महत्वपूर्ण कहानी, सदगति कहानी, जिसकी चर्चा आज हम मुख्य वक्ता डॉक्टर हितेश गांधी के विचारों के साथ सुनेंगे। और आपका मैं इस मंच पर, हिंदी साहित्य के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। और हम इस प्रकार से लगातार नए नए लेखकों की रचनाओं से परिचित होंगे। प्रेमचंद की सदगति कहानी हम सब ने पढ़ी है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र भी जुड़े हैं और उनको सही बात अपने शोध छात्र और जितने भी पढ़े हैं और पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले हैं, सभी के लिए ये एक नए विचार के साथ आज कहानी सुनने को मिलेगी। और हम जानते हैं कि कहीं न कहीं इस कहानी के माध्यम से जो प्रेमचंद ने उस समय, जो तत्कालीन समय था, उस समय को जो लिखा, और आज बिल्कुल में हम क्या बदलाव देखते हैं, देख सकते हैं। क्या नहीं देखते हैं, या वही रूढ़ियों में बंधे हुए हैं, वही धर्म की आड़ बिल्कुल में बंधे हुए हैं, तो उसको हम सदगति कहानी के माध्यम से देखेंगे। 1981 में, 1981 में उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है सत्यजीत राय की। बिल्कुल और सत्य की। आपने देखी भी होगी, उसकी सीरियल भी आती थी, और इस सीरियल में आपने स्मिता पाटिल और ओम पुरी, उसका किरदार आपने देखा होगा। लेकिन इसको जितनी बार हम लोग पढ़ते हैं, हमारे विचार और भी एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमारी सोच में परिवर्तन आता है। बिल्कुल हमारे समाज के लिए अगर कुछ परिवर्तन लाने के लिए आज कोई सक्षम विधा है तो वो साहित्य है। क्योंकि साहित्य बिल्कुल माँ के समान उसको प्यार से, दुलार से समझाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि गोली की भाषा कोई नहीं समझता, अगर समझता भी है तो 2 दिन के लिए। माँ जैसे प्यार से समझा देती है, साहित्यकार भी प्यार से समझा देता है, तो कम से कम एक नई दिशा हम सबको मिलती है। तो आज के इस तीसरी कड़ी में हमारा जो व्याख्यान है, डॉक्टर हितेश गांधी, आपका स्वागत करती हूँ। और आप नमस्कार। सदगति कहानी की चर्चा हम सबके सामने रखेंगे। हम सुनेंगे आपके बिल्कुल विचारों को और सबको लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत करती हूँ। आइए आइए सर, धन्यवाद मैडम। आइए सर। बिल्कुल धन्यवाद मैडम। हिंदी साहित्य मंच गुजरात और कल्पना गवली जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले धीरज बनकर साहब इधर है, कामना मैडम है, कई छात्र जुड़े हुए हैं। आज एक मेरा ये सदनसीब है, सदगति से सदनसीब तक मेरा एक सदनसीब है कि मैं प्रेमचंद की कहानी पर बात कर रहा हूँ। हम ऐसा सोचते हैं कि हिंदी साहित्य है तो प्रेमचंद है, और प्रेमचंद है तो हिंदी साहित्य है। कल्पना जी ने पहले ही व्याख्यान में ऐसा कहा था। मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। कल्पना जी, हिंदी साहित्य न कि सिर्फ हिंदी साहित्य, मगर भारतीय साहित्य प्रेमचंद का ऋणी है। भारतीय साहित्य में जब भी किसी की बात करी जाएगी, कहानी की बात की जाएगी या उपन्यास की बात की जाएगी,
तो प्रेमचंद को कभी भूला नहीं जाएगा। ये हमारे भीष्म पितामह है, ऐसा मैं इनको बिल्कुल नतमस्तक प्रणाम करता हूं। प्रेमचंद की एक बात थी कि वो बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए थे। मुझे ये सदगति कहानी पर आना है, तो उसके पहले मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जब हम अभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद ये है, ये है, ये है, लेकिन 1905 में राष्ट्रवाद की बात प्रेमचंद जी ने कही थी, गांधी जी से भी पहले। हमारा राष्ट्रवाद क्या है, हमारी भारतीयता क्या है, वो 1905 में प्रेमचंद जी ने कही थी कि जो किसान है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उनकी उन्नति होगी, वो हमारा राष्ट्रवाद है। देखिए कितने 120 साल पहले ये बात कही, वो आज तक चली आ रही है। 125 साल हो गए। गांधी जी ने एक और बात कही थी कि अन टू द लास्ट पहुंचना है हमें। जो आखिरी आदमी है, जो समाज में पिछड़ा हुआ आदमी है, उस तक हमें पहुंचना है। और जो गांधी जी 1915 में भारत में आए, उसके बाद उन्होंने कही थी, उसके पहले प्रेमचंद जी ने कही थी। तो मैं एक यहां सेंटेंस करना चाहता हूं, मैं एक विधान करना चाहता हूं कि भारतीय समाज को जितना गांधी जी ने समझा था, उससे कहीं बेहतर प्रेमचंद जी ने समझा है, और उनकी कहानियों में वो निरूपित किया है। हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। जो समाज में जो सुख है, जो दुख है, वो सभी साहित्य में आता है। महाभारतकार ने एक बार कहा था कि समाज में मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाइए कि जो मेरे महाभारत में नहीं है। या तो विद्वान ने ऐसा देखा था कि कुछ ऐसी चीज समाज में दिखाइए जो महाभारत में नहीं है। महाभारत यानी साहित्य में। हमारे समाज में जो कुछ बनता है, जो कुछ घटित होता है, वो साहित्य में होता है। हम आज डेटिंग की बात करते हैं कि ये एक्टर वो एक्ट्रेस के साथ डेटिंग करती है, तो ये आज की बात है। लिव इन रिलेशनशिप आज की बात है। तो आप सोचोगे तो ये तो नहीं है साहित्य में। अरे वो भी है। भीम ने हिडम्बा के साथ लिव इन रिलेशनशिप किया था, तब हमने तो देखा नहीं था। ठीक है ना, वो भी निरूपित है। आज मैं जब प्रेमचंद जी की बात करता हूं, तो प्रेमचंद जी ने उस समय से लेकर आज तक बोलता हूं तो अभी तक वो चालू है, अभी तक वो दिखती है हमें। जो वर्णाश्रम प्रथा है, ब्राह्मण है सबसे श्रेष्ठ, फिर बनिया, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र। ये जो वर्ण प्रथा है, ये जो वर्णाश्रम है, उसके मुताबिक जो समाज चलता था, उसकी दुर्दशा है, वो अपनी कहानियों में निरूपित करते थे। शूद्र और ब्राह्मण दोनों वर्ण को सामने रखकर उन्होंने एक कहानी में जक्स्टापोज किया है, वो है सदगति। सदगति का मतलब है मोक्ष मिलना। सदगति कब होगी? हम जानते हैं कि हमारी सदगति कब होती है, या तो मनुष्य की सदगति कब होती है, जब मर जाता है तब। उसके पीछे जो कर्मकांड करते हैं उसे उसकी, या तो फिर उसके जीवन में ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे उसको सदगति मिले, मोक्ष मिल जाए। लेकिन ये तो बात है, दो 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 किरदार की बात है। एक जुरिया है और एक दुखिया। ठीक है ना। मैं अभी मेरा थोड़ा सा पीपीटी शेयर करता हूँ। विंडोज, ओके, यस। आपके स्क्रीन पर एक ये आएगा। ठीक है। तो ये फिल्म की एक स्लाइड है।
शॉर्ट स्क्रीन है उसका। अभी नहीं आई। अभी नहीं आई है? ओ, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आई। अभी वेट। अभी आई? हेलो मैडम। आपका प्रेजेंटिंग तो दिखा रहा है, लेकिन अभी आई नहीं है स्लाइड। आएगी आएगी धीरे से, वो नेट का और हाँ, अभी भारत में। हाँ और हाँ जी, आपका हाँ जी। जो मतलब आई? पीछे लाइट जो है ना, थोड़ा सा आप हाँ लैपटॉप हाँ, को ऐसे घूम जाइए तो थोड़ा आपके फेस के ऊपर आएगा, ऐसे पीछे से आ रही लाइट। ठीक है ठीक है। हाँ अभी ठीक है? अभी? हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी। वो थोड़ा लाइट में पहले मैंने सोचा था कि इधर लगा दूं, फिर चलो ठीक है ऐसे। अभी स्लाइड आ गई मैडम? अभी कुछ दिख नहीं रहा। ओ, ना स्लाइड दिखाई देती है। हाँ अभी मेरे बिल्कुल। में इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इधर आई है सदगति, स्क्रीन पर बता है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। मैडम, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे में तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। रुको गांधी रुको। तो सर आपका, दिखाई दे रहा है। आप सर बोलिए। हाँ बिल्कुल। मैं चालू कर, मेरा ये वक्तव्य चालू करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जुरिया और दुखिया, तो जुरिया लिपन कर रही थी, और ये जो दुखिया है वो झाड़ू लगा रहा था। उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद जुरिया ने दुखिया से कहा कि आप पंडित जी के जाकर मुहूर्त निकलवा दीजिए, नहीं तो वो चले जाएंगे, उनसे मिल आए ये, या तो फिर कहीं चले जाएंगे। तो उसी से कहानी की शुरुआत होती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द टेक ऑफ। ये कहानी का उड्डयन है। कुछ मुहूर्त निकलवाना है, हमें पता है, या तो पंडित जी को मिलना है, हमें पता है, और वो चले जाएंगे, वो भी दिक्कत है इनसे। लेकिन उनको एक दिक्कत ये है कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। तू भी कभी ऐसी बात कर देती है कि दहेज जल जाता है, ठकुरान वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। ये देखो, ये पहले ही सेंटेंस में, पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि ठकुरान से हम ये खटिया लेकर आएंगे, उधर बिठाएंगे। ये वर्ण प्रथा यहाँ शुरू होती है, वर्णाश्रम यहाँ पर है कि दुखी और जुरिया वो शूद्र समाज के हैं, शूद्र जाति के हैं। उनके वहां जो ब्राह्मण, वो पंडित आने वाला है, वो बैठेगा नहीं। तो कहते हैं कि ठकुरान से लेकर आइए खटिया। तो वो जो जुरिया है वो बोलता है कि आप तो, वो दुखी है, वो बोलता है कि आग तक तो घर से निकलती नहीं, मैं आग मांगने जाता हूँ, मुझे भोजन पकाना है या तो कुछ भी, तो आग तो देते नहीं है, और खटिया देंगे। केथाना में जाकर एक लोटा पानी मांग लूं तो न मिले, मैं कभी एक लोटे का पानी मांगता हूँ, वो भी नहीं मिलता है, भला खटिया कौन देगा। ये देखिए, ये समाज की दुर्दशा है। जो शूद्र समाज है, मैं आगे बात करने वाला हूं कि शूद्र समाज की कैसी दशा, दुर्दशा थी। पहले उनको झाड़ू पहनाया जाता था, उनको यहाँ पर मटका लगाया जाता था, वो मैं दिखाने वाला हूँ आगे की स्लाइड में। तो ये स्थिति है कि पानी मांगे तो पानी भी नहीं मिलता है, आग मांगे तो आग भी नहीं मिलती है। लेकिन हमारे उपले, सेठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। उनके जो उपले है, उनके जो सेठा है, उनकी जो लकड़ियां है, वो चाहे तो वो ठकुरान लोग लेकर जाते हैं। तब उनको ये शूद्र की, ये जातिवाद नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमको एक जक्स्टापोज कर रखा है, एक समाज की बात की है, पहले ही सेंटेंस, पहले ही पैराग्राफ में हमको ये जो शूद्र समाज की बात करनी है, धीरे धीरे विषय प्रवेश करवाते हैं। किस ये शूद्र समाज कैसा है, उनसे हमको परिचय करवाते हैं। जरिया कहती है वह खटोली पर बैठेगे नहीं, देखते नहीं नेम धर्म से रहते हैं, देखो कितना मान है। वो हमारी खटोली पर नहीं बैठेंगे क्योंकि हम तो शूद्र है। ये हमने स्वीकृत कर लिया है, जुरिया ने और दुखिया ने स्वीकृत कर लिया है कि हम तो शूद्र है, हमारी खटोली पर रहे बैठेंगे नहीं, हम तो अस्पृश्य है, हम अनटचेबल है। ऐसा है तो ये हमको ये सहन करना है। तो जुरिया, तब दुखी कहता है
कि आप ये अपना ये जो खटिया है उसको धो दो, तो अभी तो गर्मी है, सूख जाएगा। फिर भी बात आगे बढ़ती है, उसके घर पर जाना है तो खाली हाथ तो जाना नहीं है, पंडित जी के घर पर जाना है तो खाली हाथ तो जाना नहीं है, तो कुछ ना कुछ लेकर जाना है। तो उसके पास क्या है? ले जाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ घास की गठरी है। जैसे जैसे सुदामा जी को कृष्ण के वहां जाना था तो उसके पास कुछ नहीं था, तो ये तांदुल थे। तो ये जो था, ये जो भाव अभिव्यक्त करना है, उसको कुछ दीक्षा देनी है। पहले तो सीधा विधा तो लाकर रख दिया है, सीधा लाने में भी बोला है कि भाई तू ठकुरान की लड़की को लेकर जाना, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने हाथ का अपना छुआ हुआ वो नहीं लेंगे, अपना स्वीकृत नहीं करेंगे, अनटचेबल है हम। जो गांधी जी ने अस्पृश्यता की बात की थी, जो सबसे आगे उसके पहले कबीर जी और नरसिंह मेहता ने कही थी, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पर आई जाने रे, ठीक है ना, वो अनटचेबिलिटी हमको प्रेमचंद की कहानी में भी दिखाई देती है। ये देखिए, उसके पास कुछ नहीं है, ये घास की गठरी लेकर जाता है। जब दुखिया को अपने घर पर देखता है बैठा हुआ, पहले तो तिलक लगाया था, ऐसा ऐसा पूजा करना था, ये सब पूरा वर्णन किया है उधर, कंकु वंकु लगाकर ऐसे बैठा है तिलक लगाकर। और जब दुखिया को देखा तो उसने सोचा कि क्यों आया है, ठीक है। ये पंडित जी है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दिए होंगे। आज कैसे चला आया रे दुखिया? कहानी का ये जो मूल भाग है, ये है कहानी का आत्मा जो बोलते हैं ना, ये है उसकी जो बेस। जैसे कविता में कल्पन होता है, इमेज होती है, वैसे एक घटना होती है कहानी में, ठीक है। तो ये देखिए कि आज कैसे चले आया रे दुखिया। तो दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। देखो, मर्जी पूछना है, हमें मुहूर्त निकलवाना है, ठीक है ना, बिटिया की सगाई करनी है। हमको ये मगज हमारे मन में ऐसे फिट कर दिया है, ठोस दिया है हमारे मन में कि हमको कुछ भी अच्छा काम करना है, कुछ भी पूजा पाठ करनी है तो पंडित जी को बुलाना है, उनसे मुहूर्त सुगुन विचारना है। वो सुगुन निकाल कर देंगे तभी, और वो कब सुगुन निकाल कर देंगे? जब उनकी मर्जी होगी, ठीक है। तो ये सगुन वाली बात, हम जन्म लेते हैं तभी तो सगुन होता नहीं है, हम मरते हैं तभी तो सगुन होता नहीं है। हमने आपने कितने लोग कोरोना में मर गए, कभी सगुन निकलवाया था कि भाई आज ये तारीख को भाई मुझे मरना है तो मैं कब ये करूंगा? लेकिन हमें जो कर्म करना है, हमें जो कुछ काम करना है, जीवन रीति में काम करना है, तो हमारे मन में एक ठोस दिया है कि हमको पंडित जी से पूछकर ही काम करना है। ये जो वर्णाश्रम है, ये जो जातिवाद है, कास्टिज्म है, ये यहां पर हमें दिखाई देता है। पंडित जी जो बोलेंगे वो हमें करना है, वो फॉलो करना है, क्योंकि वो तो देव समान है, वो बाप जी है। और बिटिया की सगाई करना है, सगाई कर रहा हूं तो कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी आप मुझे सगुन निकाल कर दीजिएगा, कब मर्जी होगी। तब पंडित घासी बोलते हैं कि आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ शाम तक आ जाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना है, ये करना है, ये करना है। देखो, ये बेचारा सुबह से गया है, बेचारा शाम तक उसको बैठे रहना है। एक स्पान है कहानी का स्पान कितना है? सुबह से शाम तक, बस। और ये देखा आपने कि तुरंत दूसरे पैराग्राफ में सगुन की बात आ गई। कहानी को तो बहुत छोटा सा टाइम होता है, उसके अंदर जो कुछ बात करनी है वो कर देनी है। ये उपन्यास नहीं है जो वर्णन करने बैठ जाए कि ऐसे ऐसे घास निकालता है, ऐसा ऐसा करता है, कुछ बीच में गीत आ जाए, ऐसा कहानी में नहीं चलता है। ये कहानी में तो सीधा सीधा चलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, और कम समय में बता देना है।
तो ये कहानी बनती है कि बिटिया की सगाई करनी है, ये एक बड़ी घटना है, एक ये बड़ी बात है, उसी से पूरा चक्कर चलने वाला है। बोलता है कि मुझे छुट्टी नहीं है, शाम तक आ जाऊंगा। नहीं मारा, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं। सीधी मैंने आपके लिए सब सामान ठीक कर दिया है, खटिया लगा दी है, सीधा मंगवा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और ये मैं घास लेकर आया हूं, वो भी मुझे देना है, मैं कहाँ रखूं। पंडित जी ऐसे तो मुहूर्त देखने, सगुन देखने आने वाले नहीं थे। पहले पूरा काम करवाना है, कितने दिनों से पड़ा है, कोई आता ही नहीं है काम करने। तो बोलते हैं कि ये दुखिया को बोलते हैं कि इधर ये बैठक है ना, उसके पास झाड़ू लगा दो, ये लगा दो, ये भूसा है वो अंदर रख दो, ये लकड़ा है उसको काट दो, ठीक है ना। ये पूरा काम का लिस्ट उसको सौंप देते हैं। मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लेता हूँ, मैं भोजन कर लूंगा, फिर थोड़ा सा आराम कर लूंगा, बाद में आऊंगा। अपना दुखी तो सुबह का निकला है, पंडित जी के पास तो पूरा काम है और दुखी के पास कुछ काम नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज ऑल जक्सटापोजिशन, आमने सामने रख दिया है पूरा। और कहानी को ये आमने सामने रखते 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 हमको दोनों तरह का ये दिखाते हैं कि दोनों श्रम, शूद्र की दशा कैसे होती है, शूद्र की दुर्दशा कैसे होती है, और पंडित जी कैसे होते हैं, ठीक है ना। वर्ण श्रम, वो गांठ तोड़ता है लेकिन टूटती नहीं। बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाटे ही नहीं फटती, कहीं दरार तक भी नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। ये गांठ क्या है? कहानी में तो हम समझते कि ये लकड़े की गांठ है, लेकिन दिस इज द, इन अदर वर्ड्स, टीएस एलियट बोलते हैं ना, ये अदर वर्ड्स है। ये गांठ गांठ नहीं है, ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीक है, गांठ नहीं है। ये समाज की दुर्दशा है, समाज की ये जो क्या बोलते हैं कि ये जातिवाद की गांठ पड़ी है, उसको दुखिया तोड़ता रहता है बेचारा। वो बेचारा है, वो बेचारा इस तरह से है कि वो गांठ को तोड़ता है लेकिन फाटे नहीं फटती। ये समाज व्यवस्था है, ये जो सोशल सिस्टम है, ये कास्टिज्म है, वो कभी दूर करने से भी दूर नहीं होता। आज भी दलित पीड़ितों की क्या दशा है हम अच्छी तरह जानते हैं, उनको क्या किया जाता है वो हमें अच्छी तरह मालूम है कि कहीं दरार तक भी नहीं पड़ती। ये तोड़ना है, कास्टिज्म को तोड़ना है हमें। आज भी हम दलित पीड़ित ऐसा उनको शूद्र मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है ना। वो तोड़ना चाहते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर भी थक गए, उसके आगे गांधी जी भी थक गए, और आज ऐसा हो गया है कि उनके नाम पर वोट बैंक चालू हो गई है, लेकिन दरार कम, ये जो उनका जो पिछड़ापन है कभी कम नहीं हुआ। मैं कब तक उसे चीरता रहूंगा। ये आम आदमी की कहानी है, कब तक चीरता रहूंगा उसे। गांठ तो तोड़ना है, यो गांठ नहीं है, ये दलित की गांठ है, दलित वाली गांठ है, उसको मुझे तोड़ना है। कब तक तोड़ता रहूंगा, टूटेगी नहीं, पता नहीं। सोचता रहता है बेचारा। वो समझता है कि घास छिलकर बाजार ले जाता, लकड़ी चीरने का उसको अभ्यास नहीं था, ये लकड़ी तोड़ना वो सब उसका अभ्यास नहीं था, ठीक है ना। गांठ पर निशान तक नहीं पड़ता था, कुल्हाड़ी उचट जाती थी। वो जितना प्रयत्न करता था, लेकिन पसीने से तर हो गया था, हांफता था, थक कर बैठ गया था। आप ये आज के संदर्भ में देखिए, हम पसीना पसीना निकाल देते हैं, हांफ जाते हैं, थक जाते हैं, और बैठ भी जाते हैं, फिर उठते हैं। ये कास्टिज्म भगाओ, दलितवाद भगाओ, कहाँ जाएगा? हमारा दुखिया, ये जो गांठ रखी है प्रेमचंद जी ने इसे नहीं रखी है। आज से 100 साल पहले की बात है कि एक गरीब आदमी की क्या दशा है, एक दलित आदमी की क्या दशा है,
ठीक है ना। ये चमार के आदमी की क्या दशा है। 8 हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, आंखों तले अंधेरा हो गया था। बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की, लेकिन ये गांठ नहीं टूटती थी। लकड़े की गांठ भी नहीं टूटती थी, दलितिज्म की गांठ भी नहीं टूटती है, पता नहीं। फिर भी वह अपने काम किए जाता था। आज भी कोई कितने लोग काम किए जाते हैं आज के संदर्भ में देखे तो, और कहानी के सिर्फ संदर्भ में देखते, जब हम क्लोज रीडिंग करते हैं तो आज का संदर्भ भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये जो काम किए जाते हैं, कहानी की बात करते हैं सिर्फ, तो दुखिया इतना दुखी हो गया था, तोड़ते तोड़ते दुखी हो गया था। उसके नसीब में ही गांठ लिखी हुई थी, निशान तक नहीं पड़ता था। तो बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता था। दोपहर हो गई थी, भूख लग गई थी, घर पर जाने था 1 माइल दूर था। कुछ खाना मिल जाता तो खाने का मांगते थे। वो पंडित को भी थोड़ा सा ऐसे विचार आता है कि 2-4 रोटियां उसको दे देंगे। पंडित आई बोलती कि हमारे पास 2-4 रोटियां पड़ी है, बची हुई है, दे दो। तो देखो पंडित क्या सोचता है, चमार है, सीधी चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा, उसको खाना ज्यादा चाहिए। और पंडिताइन भी देखो हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर, तो फिर रहने दो, रहने दो। देखो ये घर वाली, उसे नहीं खिला, रहने दो, क्योंकि गेहूं की रोटी तो उसको पचने वाली नहीं है। कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दे दो, लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। क्या है, साले का पेट भर जाएगा। सीधी ये देखो क्या बोल रहा है, ये संवाद देखो उसका, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इनका पेट, इन पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता। उनकी भाषा देखो किस तरह ठुकराते हैं ये लोग, ठीक है ना। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, उन्हें तो जुआर का लिट्टी चाहिए, आटे का नहीं चलेगा, जुआर का चाहिए, और इन नीचों का पेट भर दो। देखो ये लैंग्वेज है, क्या सोचते हैं। और पंडिताइन तब हाथ रख देती है, छोड़ देती है। अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे, उसको रसोई में जाना है तो मरना नहीं है। वो बेचारा धूप में गांठ तोड़ रहा है, उसको मर जाना है, तोड़ते तोड़ते मर जाना है। भूखा है, प्यासा है, उसका एक ही सहारा है, कुछ तम्बाकू मिल जाती तो बस टिकता, शायद कुछ ताकत आ जाती, ठीक है ना। ब्राह्मणों का पूरा है, यहाँ तो कोई तम्बाकू पीता नहीं है क्योंकि ये तो ब्राह्मणों का है। उसे सहसा याद आया कि एक यहाँ गोंड भी रहता है। ये गोंड, ये है ना, पता नहीं प्रेमचंद जी ने यहाँ कहाँ रख दिया, ब्राह्मण के लोग के बीच में, ब्राह्मणों का पूरा, उसके अंदर एक गोंड, ठीक है ना। वही गोंड है कि एक मास्टर की है, इस कहानी की जो मास्टर की है ना गोंड है, उसी से सदगति मिलने वाली है। अगर गोंड नहीं होता तो सदगति नहीं मिलती, क्योंकि उसी ने बोला था कि पुलिस का मामला है, रहने दो, कोई लाश नहीं ले जाएगा। ये गोंड की मास्टर की है। गोंड आता है, एक सहायक किरदार है, फिर भी बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी, गोंड के पास जाता है, तंबाकू मिल जाता है, फिर बोलता है कि मेरे पर आग यहाँ पर नहीं थी, चिलम के लिए आग चाहिए, वो नहीं थी। तो दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो भाई, मैं जाता हूं। पंडिताइन से आग मांगता है, पहले ठोक ठोक ठका ठक करता है, कुछ आग बोलता नहीं है, अंदर चला जाता है। तो पंडिताइन गुस्से हो जाती है और बोलते हैं कि जो चाहे वो अंदर घर पर आ जाता है, ये सराय का घर थोड़ी ना है, ये ब्राह्मण का घर है, जो चाहे अंदर चला आता है। और फिर चिमटे से वो आग मांगता है, सर झुका दिया है, और वो चिमटे से आग लेकर आती है और फेंकती है।
क्योंकि अपना दुखिया 5 हाथ दूर बैठा था, घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आप आग फेंकी, आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जो आग फेंकी थी उसकी जो बड़ी चिंगारी थी वो दुखी के सिर पर पड़ गई और जल्दी से पीछे हटकर झाड़ने लगा और मन में विचार करने लगा कि देखो ये पवित्र ब्राह्मण के घर का अपवित्र करने का फल है। खुद को ही कोसता रहता है, पहले भी खुद को कोसा था, अभी भी खुद को कोसा था कि देखो मैंने अपवित्र कर दिया, मैं जन्म से अपवित्र हूं, कर्म से अपवित्र नहीं हूं, फिर भी मैंने ये अपवित्र कर दिया, इसका घर अपवित्र कर दिया, इसका मुझे फल मिल गया, मेरे भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। ये सोच छोटे आदमी की सोच है, निचले स्तर के आदमी की सोच है कि मुझे जो भगवान देता है वो मैंने गलत काम किया तो मुझे श्राप मिल गया। ये देख लो मेरे सिर पर आकर एक चिंगारी गिर गई। इसीलिए तो संसार पंडितों से डरता है, तुरंत फल मिल गया, इसीलिए सब पंडितों से डरता है और सबके पैसे मारे जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का भला कोई मार नहीं लेता। देखो मन में घुसा दिया है ये देखो वर्णाश्रम कैसे घुसा दिया है। ब्राह्मण का पैसा लेना नहीं, क्योंकि वो देव समान है, वो चोरी नहीं करते। ठीक है, अभी तंबाकू मिल गई है, अग्नि मिल गया है, आग मिल गई है, चिलम में डालकर दुखी ने तो फिर चिलम पी ली और फिर कुल्हाड़ी संभाल ली, क्योंकि पंडित को घर ले जाना था। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी और आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आधे घंटे तोड़ना चाहा, तोड़ता रहा, थक गया। फिर चिलम को भूख तो लगी थी लेकिन खाना नहीं था, 1 मील दूर था, तंबाकू से चला लिया। फिर वापस आधा घंटा और बेदम होकर सिर पकड़े बैठ गया था। तभी गोंड आया, क्या जान देते हो बुढ़े, तुम्हारे फाड़े है या गांठ न फटेगी, नाहक हकलान करते हो, ये तुम्हारे फाड़े फटने वाली नहीं है। वो फिर गोंड भी प्रयत्न करता है, फिर भी नहीं होगी। पंडित जी घाट के, फिर तो ये होती नहीं थी, वो बैठे थे, फिर पंडित जी आ जाते हैं। तो पंडित जी घाट के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मार उस कसके और मार कसके, मार अब जोर से, ऐसा उसको बढ़ावा देते थे। और तभी न जाने कहीं से ताकत आने लग गई और अपना दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। पंडित जी ने तो बढ़ावा दे दिया और ये तो बस कुछ जोश सा भर गया था और गुप्त शक्ति उसके हाथों में आ गई। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गया। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था, उसको भी ऐसा लगने लगा था। देखो ये जब दिया बुझने वाला ज्यादा जलता है, लेकिन ये तो कहानी है। पंडित जी ने बढ़ावा दे दिया था, ये तो आम आदमी है, ठीक है ना, वो निचला आदमी बस बढ़ गया। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी, बस होश आ गया था, जोश आ गया था। होश नहीं था लेकिन जोश था। आधे घंटे तक वही उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई। दिस इज द वन, लकड़ी फटी। ये जो गांठ है मान लो कभी ना कभी टूटने वाली है। आज का दलित, आज का आदिवासी इतना कमजोर नहीं है, अभी सबान हो गया है, वो फटने वाली है। पंडित जी वामकुक्षी के लिए जाते हैं, उसी में वो एकदम से गिर जाता है। हमारा दुखिया है, दुखी है, वो एकदम से गिर जाता है। पंडित जी वापस आकर देखते हैं कि दुखिया तो ऐसे सोए पड़ा हुआ है, बूम पाड़ देकर ऐसे चिल्लाते, कहा क्या कर रहा है, तोड़ो उसको। हिलाते हैं तो हिलता नहीं है, लगता है कि वो तो मर गया।
पंडिताइन हपका कर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, सीधी उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेटी के लिए शगुन निकलवाने आया था, खुद का शगुन निकल गया, मृत्यु का शगुन निकल गया, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? देखिए, मर गया है आदमी, फिर भी पंडित आइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमारों में कहला भेज दो कि मुर्दा उठा ले जाए। कोल्ड मर्डर, उसमें कहने की क्या बात है? वो आकर ले जाएंगे, चमारों को कह दो। इनको कोई ऐसे दुख नहीं होता है, कुछ आघात नहीं लगता है, बस ये सिंपली जाकर कह दो, जैसे कि एक कोई पशु मर गया हो, बस वैसे ही। एक क्षण में गांव भर से खबर हो गई, पूरे ब्राह्मणों की बस्ती थी, केवल एक गोंड का घर था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था, पानी कैसे भरा जाए? ये दोनों सोचते हैं क्या करे। और इधर गोंड ने, देखो मैंने बोला था ना, की पर्सन चमारों में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने गए तो मत जाना, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। एक आदमी होता है, बस एक चिंगारी हो जाए, दिल लगी है कि गरीब की जान ले ले, गरीबों की जान। ये इसको हम रेशनलिस्टिक बोल सकते हैं। एक जागरूक आदमी है, ये गोंड है, वो जागरूक आदमी है, इसलिए उसको बोले जान दे देगा, ये देगा। और अभी जब मर जाता है तभी भी आ जाता है और चमारों को वो खबरदार करता है कि देखो मुर्दा मत उठाना। पंडित जी हो गए तो अपने घर के हो गए, देखो देखो इनकी ये देखो जागरूकता की शक्ति। लाश उठाएंगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। वो पंडित जी हो गए तो अपने घर के हो गए। ब्राह्मणपुरा में रहता है, एक ही आदमी रहता है ये, लेकिन इसकी ताकत देखो, इससे कहानी बनती है। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, कोई आया नहीं, कोई आदमी लाश उठाने तैयार नहीं था, सिर्फ दुखी की स्त्री और कन्या उधर आकर रो ककल कर रही थी। ये दुखी की स्त्री है, सदगति फिल्म में दिखाई दी है, ठीक है ना। वो और उसकी बेटी वो आकर रोने लगे थे, वो भी फिर चले जाते हैं। अभी करे तो क्या करे, लाश में तो बास आने लगी थी। एक रस्सी निकाली, फिर उन्होंने एक ऐसे उपाय निकाला कि एक रस्सी ली, उसका फंदा बनाया और पैर में डाला, फंदे को खींचकर ले गए। अभी कुछ धुंधला का था, पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट गए। ये घसीटना, ये जो घसीटना है, मैं दिखाता हूं कैसे घसीटा है। ये देखो, आपके स्क्रीन पर ये घसीटा हुआ दिखाता है, ठीक है ना। ये दुखी को घसीट जाते हैं, उसके हाथों से मोक्ष अंतिम क्रिया ब्राह्मण के हाथों से होती है। ये चमार इतना सदनसीब है, सदगति में सदनसीब है, अपनी जान दे दी है और ब्राह्मण के हाथ से उसकी अंतिम क्रिया। हमारे जो सोड़ संस्कार होते हैं, ये जो अंतिम संस्कार है, ब्राह्मण के हाथों से होते हैं। हमारे पंडित जी तो इसको गांव के बाहर छोड़ाते हैं। और ये देखो, वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़क दिया। पवित्राणाम पवित्रम ऐसा कर कर कुछ बस श्लोक बोल दिया, छिड़क दिया और बस हो गया पवित्र। हम स्नान करते हैं तो ये भी देखो अंतिम संस्कार कर कर आया है आदमी। पंडित जी अंतिम संस्कार कर कर आया है। और हमारा दुखिया भी देखो, उसके नसीब भी देखो, सदगति मिली है उसको। लेकिन कहानीकार यहां पर नहीं अटकते। प्रेमचंद जी उनको इधर अटकना ही नहीं है, कुछ बोलना है उनको। एंड दिस इज द लाइन ऑफ राइटर्स।
दिस, आपके स्क्रीन ऊपर कहानी की आखिरी लाइन है, आखिरी सेंटेंस, ये देखिए, दिस इज द स्पार्क ऑफ द स्पार्क ऑफ द स्टोरी, कहानी की चोट है। शॉर्ट स्टोरी का एक ये लक्षण भी है कि आखिर में उसको चोट देना है। तो देखिए कि उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। जो दलितों के लिए लड़ेगा उसको गीदड़ और गिद्ध, समाज के गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच जाएंगे, नोचेंगे, उनको मर जाना है, लड़ते लड़ते मर जाना है। और गिद्ध की, कुत्ते की और कौवे की कोई परवाह करना नहीं है। समाज के गीदड़ बहुत बुरे होते हैं, गिद्ध बुरे होते हैं, कुत्ते तो हमको पता नहीं लगता है कौन कुत्ता है, कौवे को पता नहीं, कौवा कौन है पता नहीं है, हमको नोच लेंगे। अगर दलितिज्म के सामने, समाज की बुराई के सामने, दलितिज्म इज सिंबॉलिक। हमें समाज के एक मिनट खत्म होता है, 1 मिनट। यही एक लास्ट सेंटेंस, प्रेमचंद जी का लास्ट सेंटेंस, यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। ये हमें पुरस्कार मिलता है। हमें जीवन में क्या पुरस्कार मिलेगा? हम जो निष्ठा से काम करेंगे तो हमको ये देखो कि दुखिया ने क्या बुरा किया था, फिर भी उसको मौत मिल गई। उसके 2 मीनिंग निकाल सकते हैं, सदगति भी मिली है, ठीक है ना, उसके पास। और थोड़ा सा मैं कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने थोड़ा रख दूंगा। ये देखो, ये मैंने जो पॉइंट्स बनाए थे, सदगति, ठीक है, सीधा लेने जाना, पंडित के घर जाना, लाकड़ा तोड़ना, मरना, घसीटना, जीवन भर के, ये मुझे बात करनी थी दूसरे गुजराती, एक मैं 2 मराठी की कहानी और गुजराती की कहानी को साथ जोड़कर बात करना चाहता हूँ। इसमें भी देखो, मैं बोला था पहले शुरुआत में मैंने कि दलित को क्या किया जाता है, उसको ये फाड़िया लगाना है, मटकी लगाना है, झाड़ू लगाना है, तो पता लगता है कि ये दलित है। उसको थूकने का अधिकार नहीं है। भवनी भवाई फिल्म आप देखिए, भवनी भवाई नाटक है धीरूबेन पटेल का, कि दलित को ऐसे बाहर थूकना नहीं है, मटकी में थूकना है, और वो चलेगा तो उसके पैर के जो निशान होंगे वो झाड़ू से भूसे जाएंगे, उसको मिटाना है झाड़ू से। दूसरी एक बात करनी है, उसको आखिर में 32 लक्षणा है तो उसको आखिर में मौत मिलती है। इधर भी भवनी भवाई में भी मौत मिलती है। दूसरी एक मंजूले की फिल्म आई थी शेराट, बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसके अंदर भी कास्टिज्म दिखाया है। पाटिल की लड़की दलित लड़के के साथ शादी करती है, आखिर में उसको ये लड़की का भाई ही उसको मार देता है और बच्चा चलते चलते जाता है खूनी पैदल में, ठीक है ना। हमको ये नए डायस्पोरा, डिफरेंस डायस्पोरा में जाना है। ये दलितिज्म, ये कास्टिज्म, सब इज्म से दूर भाईचारे में जाना है। जब हम क्रांति कर सके, हमको नौकरी मिले, हमारा रियल क्या है, नीड क्या है, हमारा जो रियल नीड है, हमको जॉब चाहिए, ठीक है, हमको मानवता चाहिए, हमको पैसे कमाना है, ये नहीं। थैंक यू, दिस इज हितेश गांधी। और मैं वापस आ जाता हूँ। मैडम ने कुछ बोला था, वो क्या स्टॉप शेयरिंग करना है, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग करना है। और मैं कहाँ पर हूँ, मेरा वो कहाँ पर, रुकिए यहाँ पर कुछ दिखाई दे। हाँ हाँ जी मैडम, नाउ आई एम विथ यू। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू और सभी का धन्यवाद। मुझे ये तक दिया, मुझे ये जो चांस दिया, उसके लिए हिंदी साहित्य मंच का मैं आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर हितेश गांधी जी ने बताया कि सदगति कहानी के संदर्भ में अपने विचारों को रखा, और आज के तत्कालीन प्रासंगिक उस कुछ ऐसे मतलब तत्कालीन जो समय के साथ जुड़े हुए हैं उसको भी जोड़कर बताया। बहुत ही सुंदर, एक सार गर्भित हम लोग कह सकते हैं कि कहानी की आलोचना आपने बताई। और जितना हम देखते हैं प्रेमचंद की कहानियां,
या प्रेमचंद के विचारों के साथ, तो वो प्रेमचंद कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। जैसे कि कफन कहानी में कफन को नहीं देना, सदगति कहानी में क्वेश्चन मार्क करके छोड़ जाते हैं कि सदगति आखिर हुई तो किसकी हुई, उस दुखी की हुई या उस ब्राह्मण की हुई, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। कहानीकार वो होता है जो कहानी को पूरी तरह से ना कहते हुए पाठक के दिमाग में, पाठक के मन में उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ देता है। पाठक जहां से सोचना शुरू कर देता है, असली कहानीकार वो है। और प्रेमचंद की ये अद्भुत कहानी जो सदगति, और सही मायने में आज हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि किस प्रकार से आज भी जब हम मंगल पर जाने की बात करते हैं और इस आधुनिक के युग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में तकनीकी युग में भी जब हम जाति पाति में, धर्म में मानकर बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, तो वो कितना उचित है। कबीर कहते हैं कि हमारा जो जन्म है मनुष्य का, वो तो एक पानी के बुलबुले के समान है, कब क्या हो जाए क्या पता। और उसी में हम लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो बंटवारा करके रखा है, प्रेमचंद के इतने प्रयास के बाद भी आज भी देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो सदगति कहानी की चर्चा बहुत ही सार्थक रही। आपने अपने अच्छे विचारों को प्रस्तुत किया, आपका वापस मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और हमारे छात्रों को, हमारे जितने भी कलीग्स हैं, डॉक्टर धीरज वनकर जी और बाबू धंधे और बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब हम मिलते हैं दिवाली के बाद वाले सेशन में, क्योंकि अभी थोड़ा सबको मतलब टाइम नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि दिवाली के बाद ये हमारा लगातार चालू रहेगा, हमारा हिंदी साहित्य मंच। इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी होते रहेंगे, नई नई कहानियां और नए उपन्यासों के बारे में, नाटकों के बारे में आप सभी को जानकारी मिलती रहेगी, और एक अच्छी आलोचना का ये हमारा व्याख्यान चलता रहेगा। और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं सबका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और अगर किसी को सवाल, कोई कुछ जानकारी है तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर इस व्याख्यान को अभी समाप्त करते हैं। कल्पना मैडम जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। आपने अभी कबीर जी की बात कही तो मन में एक उनका ही बात आ गई है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सदगति सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि यही सदगति, किसकी सदगति, प्रश्न चिन्ह रख दिया है। तो आज के दौर में भी ये बात है, तो यही कहना चाहती हूँ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज जातिवाद को मिटा देना है और जो ज्ञानी है उसी से हमें ज्ञान बटोरना है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैम जी। आज की जो कहानी थी सदगति, उसका मर्म क्या था? आई मीन मोरल, व्हाट इज मोरल? वही जैसे कि सदगति कहानी में जो प्रेमचंद आज से 100 साल पहले लिख रहे थे, उस समय हम लोगों ने देखा कि जो जाति पाति, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ दूरी बना के रहता था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और जो पंडित होते थे, और पंडितों का मानना था कि उनकी सेवा करने से उनको सदगति मिलेगी। तो यहाँ जो दुखी चमार है वो डरता है, क्योंकि हमारा पूरा समाज है, हमारा पूरा भारतीय समाज है, वो धर्म भीरू है। उसको पाप पुण्य से ज्यादा मतलब ये है कि अगर ये करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। यहाँ वो कहता है कि मैं ब्राह्मण के घर से कुछ मांगूंगा तो उसको पाप लगेगा। वो एक जो हमारा भारतीय समाज में जाति पाति की वजह से, हो सकता है कि उस समय के जो पंडित थे उसके आतंक की वजह से भी हो सकता है, ये बहुत सारे आलोचकों ने अलग अलग तरीके से बताया। लेकिन प्रेमचंद ने अपने युग का, एक तत्कालीन युग का चित्रण किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक इंसान को एक दूसरे इंसान से नुकसान कैसे हो सकता है, जब एक भगवान ने कोई फर्क नहीं महसूस किया, या एक इंसान और दूसरे इंसान को अलग अलग नहीं बनाया, तो हम जाति पाति धर्म को कैसे मतलब निभा रहे हैं, कर रहे हैं, उसके साथ समझौता या उसको निभा रहे हैं। ये दोनों की चीजें यहाँ पर प्रेमचंद
बताते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने उस समय के समाज को पूरा यथार्थ यानी वास्तविक जो वो जैसा था वैसा ही वर्णन किया। और इसीलिए हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि सदगति आखिर किसकी हुई। सदगति का मतलब होता है कि हम मर जाते हैं और मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, वो जो हमारी धारणा थी उसकी बात यहाँ प्रेमचंद ने बड़े ही सामाजिक व्यंग्य को बताया है। यहाँ पर सदगति यानी अच्छे तरीके से नहीं बताया, उसने सामाजिक व्यंग्य किया पूरे समाज के ऊपर। तो वो सदगति का एक मर्म है, सीधे सीधे चोट नहीं की जा सकती, लेकिन व्यंग्य के माध्यम से एक आसानी से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उसके विचारों को पहुंचाया जा सकता है। वही बात यहाँ पर लेखक करते हैं। एक मिनट, केवल एक मिनट। जी जी। सवाल जिसने भी पूछा, अच्छा सवाल पूछा है आपने। असल में बात तो ये है कि ये जो कहानी है, उस कहानी में आपने सर ने भी बहुत सही में बहुत अच्छी तरह से पूरी कहानी का विश्लेषण किया। मैं पूरा सुना। जब छात्र के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है तो ऐसा क्यों कि जो निम्न समाज का आदमी है उसका इतना शोषण किया जाए। अपनी बच्ची की शादी के लिए सगुन निकालने के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए पंडित के पास जाना, और जब जाता है तो उसके पास से कितना काम लिया जाता। सबसे बड़ी बात मुझे जो वहाँ वो रही है, शोषण की जो बात है, शोषण ही तो होता है। वो घास डालने की बात है, लिपाई पोताई करने की बात है, लकड़ी चीरने की बात है। उस समय पंडित के मन में कहीं कोई दया की भावना नहीं है कि ये सुबह का है, भूखा है, और लकड़ी की जो घाट चीर रहा है ना, जो फाड़ रहा है, मुझे लगता है ये जाति पातिगत हमारे समाज की एक घाट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ में एक और बात जोड़ना चाहती हूँ। क्या कहा कि सदगति तो आपने कहानी के साथ जोड़ा, लेकिन आज हम अपने घर में, अपने खुद के घर में जो काम वाली बाई आती है उसके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो भी देखते उसको क्या अपनी प्लेट में हम लोग अपने कप में चाय देते हैं या नहीं देते हैं, तभी उसका आंसर मिल जाएगा ये सदगति कहानी का। हाँ, तो वही है। 100 साल पहले जो प्रेमचंद जी ने लिखा अथवा कहा, जो तत्कालीन समय में प्रासंगिक था, वो उतना ही आज प्रासंगिक। यस। जरूरी है कि हम लोग समाज बदला नहीं है सर, अभी भी हमारी मानसिकता बदली नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर हमारी मानसिकता में बदलाव लाएंगे तो मैं समझता कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती जा रही, क्षमा के साथ मैं कह रहा हूँ, कि हम आड़े दिन या तो हम टीवी में देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, तो ऐसा ही क्योंकि किसी एक वर्ग के प्रति इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार होना, इनके घरों को जला देना, हिजरत करना, एक के बाद एक क्रमशः बलात्कार की घटनाएं घटना, जब ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। और मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, हम जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात हम करते हैं, हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, तो क्या हमारी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर है? बिल्कुल। ये सब जो बात मुझे लग रही है वो है। इसलिए हमें खुद को, हमारी जो मानसिकता को बदलना पड़ेगा। सर ने शुरुआत में बहुत बड़ा एक अच्छी बात, राष्ट्रवाद की बात सर ने रखी थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा कि भारत भूमि पे रहने वाले सभी हम एक ही ईश के संतान है। केवल मंच से बोलना नहीं है, उसका हम अमल करेंगे। ये सदगति जो है, ब्राह्मण का काम करते करते दुखी का मर जाना। प्रेमचंद कहते कि ये सदगति नहीं हुई है, वहां पर है क्वेश्चन मार्क है। और बढ़िया सर, बहुत अच्छी तरह से पूरी कहानी का आपने विश्लेषण किया और चर्चा। धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर, बहुत कल्पना जी ने मुझे ये तक दिए, उनका भी। अरे सर, बढ़िया। हम लोग सब साहित्य के यात्री है सर जी। नमस्ते। डॉक्टर धीरज वनकर जी का भी धन्यवाद। धीरज साहब और आप जितने भी यहाँ जुड़े हैं श्रोता हमारे साथ, सभी का धन्यवाद प्रकट करते हुए
आज का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो अगले कार्यक्रम में हम जल्द मिलेंगे दिवाली के बाद, और नई कहानी के साथ, नए वक्ता के साथ, और लगातार ऐसे मिलते रहेंगे जैसे जैसे हम लोगों को पास टाइम मिलता जाएगा। तो धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सर। धन्यवाद।